This meeting is being recorded. ओके सो आज हम देखने वाले हैं एज अ सपोर्ट इंजीनियर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं व्हेन यू जॉइन एज अ सपोर्ट इंजीनियर व्हाट वुड बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज so we're gonna look into this. स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. सो सपोर्ट टीम जो होती है वो क्या करती है एग्जैक्टली? तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सपोर्ट टीम you would be providing support on application. So उस कंपनी का जो कोई एप्लीकेशन होगा उसका तो सपोर्ट आप देते हो, मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ इश्यू आते हैं तो आप उसके ऊपर काम करके उसको सॉल्व करते हो, एज वेल एज आप एनवायरनमेंट सपोर्ट भी देते हो। एनवायरनमेंट सपोर्ट मतलब वो एप्लीकेशन जिस जिस किसी मशीन पे इंस्टॉल हुआ है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस एप्लीकेशन को लगा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी आप करते हो। तो सर्वर सपोर्ट होगा, डेटाबेस सपोर्ट आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट सपोर्ट। देन यू आल्सो बी डूइंग चेंजेस। तो चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ स्मॉल एप्लीकेशन का कुछ स्मॉल पैच वगैरह है, कुछ चेंजेस, स्मॉल चेंज, उसको डिप्लॉय करना, डेटाबेस का वर्जन अपग्रेड करना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट रेज होता है. So you will be doing, or you will be part of that particular change management. So when something is going to happen on that application, so you have to make sure that after the changes being applied, the application works fine. तो आपको ये देखना पड़ता है. तो डेवलपमेंट टीम ने कुछ चेंजेस किए एप्लीकेशन के कोड पे और उन लोगों ने वो डिप्लॉय किया, तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि उस चेंजेस से कुछ आपके एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, एप्लीकेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड लेट से सर्वर पे कुछ पैच अपग्रेड हुआ है या फिर डेटाबेस का वर्जन अपग्रेड हुआ, तो उस टाइम पे भी आपको वेरीफाई करना पड़ता कि उसका इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ हुआ है या नहीं. सो यू वुड बी पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट एज वेल. देन इंसिडेंट मैनेजमेंट. तो इंसिडेंट मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, तो टिकट के ऊपर काम करते हो. सो वंस an event occurs on that application, some event occurs, and for that event you would create a ticket, and the ticket is called as nothing but incident. So once incident gets created, you start working on it, you try to resolve that incident as early as possible, and once the issue gets resolved, you close that ticket. So that is called as incident management. So you will be providing support to incident management as well. So this is like high level overview हो गया कि एज अ सपोर्ट टीम के अंदर क्या क्या काम होता है. तो एप्लीकेशन को सपोर्ट दिया जाता है, एनवायरनमेंट का भी सपोर्ट दिया जाता है, चेंज मैनेजमेंट भी सपोर्ट टीम ही करती है, एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है सपोर्ट टीम का ही पार्ट है. So let's move on to the next slide. So कोई भी कंपनी के अंदर टीम स्ट्रक्चर कैसे होते हैं,
तो आजकल जो है स्क्रम जो है, आपने भी कीवर्ड सुना रहेगा कि स्क्रम मीटिंग, स्क्रम टीम रहता है। तो स्क्रम फ्रेमवर्क आजकल यूज किया जा रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर स्क्रम टीम होता है। तो स्क्रम टीम के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? तो बिजनेस ओनर होता है, मतलब बिजनेस ओनर मतलब तुम्हारा क्लाइंट जिसने कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है। देन सिस्टम आर्किटेक्ट होगा, तो जो कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इनिशियल लेवल पे जो आर्किटेक्चर बनता है कि ये एप्लीकेशन कैसे बनेगा, इसको क्या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, ये जो इनिशियली आर्किटेक्ट बनता है तो वो फिर कौन कौन करता है? तो सिस्टम आर्किटेक्ट करता है। तो दीज आर दी लाइक हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं। देन नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ओनर। सो वंस दैट आर्किटेक्चर गेट्स डिफाइंड तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर डेवलपमेंट टीम काम चालू करती है। तो उस आर्किटेक्चर के लिए एक प्रोडक्ट ओनर भी डिफाइन किया जाता है। तो प्रोडक्ट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कुछ आर्किटेक्चर डिफाइन हुआ है उसी के हिसाब से उसको डेवलप करना चालू करो। एंड देन डेवऑप्स टीम होते हैं। स्क्रम टीम के अंदर डेवऑप्स टीम होता है। तो ये डेवऑप्स टीम मतलब कौन होता है? ये लोग क्या करते हैं? तो इन लोगों का काम होता है कि वंस द एप्लीकेशन गेट्स डेवलप्ड उसको डिप्लॉय करना रहता है एनवायरनमेंट पे। तो डिप्लॉय करने का, रिलीज करने का, सपोर्ट करने का काम जो है डेवऑप्स टीम के अंदर आता है। जो अपना सपोर्ट टीम जो है ये डेवऑप्स के अंडर, डेवऑप्स के कैटेगरी में आता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है। देन आरटी करके कुछ तो है, इसका लॉन्ग फॉर्म देखना पड़ेगा। देन और स्क्रम मास्टर भी होता है। तो स्क्रम मास्टर का काम क्या है? तो इन सारे लोगों के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहने का और देखने का कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं। कुछ उनको ब्लॉकर्स है, कुछ उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, इफ एनीथिंग दे नीड दे फर्स्ट कांटेक्ट टू द स्क्रम मास्टर। और स्क्रम मास्टर देखता है कि ये काम फिर कौन कर सकता है। तो स्क्रम मास्टर विल कांटेक्ट टू द रिलेटेड टीम एंड दे मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर ब्लॉकर गेट्स रिजॉल्व। सो आजकल मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ले लो आप, तो उसमें स्क्रम टीम होगा। और स्क्रम टीम के अंदर इतने सारे लोग होते हैं। तो बिजनेस ओनर होगा, प्रोडक्ट मैनेजर होगा, सिस्टम आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवऑप्स टीम। तो एक प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे टीम्स होते हैं या फिर इतने सारे लोग होते हैं। और अपना सपोर्ट टीम जो है वो आता है तुम्हारे डेवऑप्स के अंदर। और बीइंग अ सपोर्ट इंजीनियर, तो SRE मतलब साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो इसको ही सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं। हाँ जी। बिजनेस ओनर एंड प्रोडक्ट ओनर में क्या डिफरेंस है? बिजनेस ओनर मतलब तुम्हारा क्लाइंट हो गया, जो तुम्हें मतलब लेट से अभी तुम एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस कंपनी है। तो इन्फोसिस कंपनी में जो प्रोजेक्ट आता है, तो मान लो SBI बैंक है, तो SBI बैंक को कोई एक एप्लीकेशन बनाना है। तो SBI के पास तो डेवलपमेंट का टीम नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? कोई भी एक IT कंपनी के पास जाएंगे जैसे कि इन्फोसिस, और उनको बोलेंगे कि हमें ऐसा ऐसा एक एप्लीकेशन बन के, मतलब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बना सकते हो क्या? तो इन्फोसिस वाले बोलेंगे हाँ हम बना सकते हैं। तो बिजनेस ओनर इस केस में कौन हुआ? तो SBI इज द बिजनेस ओनर, क्योंकि SBI का बिजनेस है और उनका कुछ तो रिक्वायरमेंट है। उन्होंने इन्फोसिस वालों को बोला कि ये मुझे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मतलब एप्लीकेशन है, बना के दे दो। तो SBI वुड बी बिजनेस ओनर। फिर इन्फोसिस क्या करेगी? इन्फोसिस जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उसको फिर एनालिसिस करेगी, उनके साथ कई भी सारे डिस्कशन होगा, रिक्वायरमेंट ठीक से मतलब अंडरस्टैंड किया जाएगा। और उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्ट, तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट मैनेजर असाइन होगा। तो इन्फोसिस के साथ, तो इनको इन्फोसिस के पास तो कई सारे क्लाइंट्स होंगे, एक SBI हो गया और कोई दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है।
तो हर एक क्लाइंट के लिए फिर जो कोई रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर असाइन किया जाएगा। प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि कंटिन्यूअसली क्लाइंट के साथ टच में रहो, उनका रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर लो, और फिर तुम्हारे नीचे जो कोई टीम है उसको पास करो। तो प्रोडक्ट मैनेजर वो करेगा। प्रोडक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट लेगा, वो देगा सिस्टम आर्किटेक्ट को। सिस्टम आर्किटेक्ट उसका आर्किटेक्ट बनाएगा कि ये एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद ये आरटीई मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, बट इसका कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। बट उसके बाद मेनली रहता है प्रोडक्ट ओनर। तो वो जो तो इस एप्लीकेशन को, तो लेट्स से बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो उस एप्लीकेशन को बेसिकली क्या किया जाता है, तो उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ चंक्स में। तो लेट्स से एक नेट बैंकिंग का ही एप्लीकेशन पकड़ लो। तो नेट बैंकिंग के अंदर कई सारी फंक्शनैलिटी आती है, मनी ट्रांसफर होता है, फिर क्या क्या होता है नेट बैंकिंग के अंदर, और क्या रहता है, तुम्हारे सेविंग अकाउंट का पूरा डिटेल्स दिखता है वहां पे कि आपने कौन से दिन पे क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे। आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आप वहां से यू कैन अप्लाई फॉर द लोन एज वेल यूजिंग योर नेट बैंकिंग एप्लीकेशन। देन यू कैन चेक योर सिबिल स्कोर यूजिंग द नेट बैंकिंग। यू कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट फ्रॉम योर नेट बैंकिंग एप्लीकेशन। तो कई सारी चीजें होती है। तो ये अलग अलग फीचर्स हो गए उस एप्लीकेशन के। तो उस एप्लीकेशन को नंबर ऑफ फीचर्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक फीचर के लिए एक अलग अलग प्रोडक्ट ओनर असाइन किया जाएगा, और उनको बोला जाएगा कि तू इस फीचर पे काम कर ले, और उस फीचर को तू डेवलप करने का काम तुम्हारा। तो इससे क्या होता है, पैरेलली काम चलेगा और सेम एप्लीकेशन जल्दी डेवलप हो सकता है। तो वो हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट ओनर। तो प्रोडक्ट ओनर को एक फीचर दिया जाएगा, और उसके अंडर एक डेवलपमेंट टीम रहेगा, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम। तो फिर वो डेवलपमेंट टीम डेवलप करना चालू करेगी, ऑपरेशंस टीम उसको डिप्लॉय करेगी, उसको टेस्ट करेगी, देखेगी मतलब बिफोर लॉन्चिंग द मार्केट, लॉन्चिंग द एप्लीकेशन, operations team will test each and every functionality of that particular application, और उसका जो भी फीडबैक है वो प्रोडक्ट ओनर को देगी। तो प्रोडक्ट ओनर फिर अगर वंस एवरीथिंग इज फाइन, प्रोडक्ट ओनर बोलेगा कि मुझे जो दिया था एप्लीकेशन बनाने को वो हो गया कंप्लीट। और इसमें इन सभी में किसी को कुछ भी इश्यू आता है, किसी को मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कांटेक्ट करते हैं स्क्रम मास्टर को। तो स्क्रम मास्टर का काम है इन सबको सबके साथ कांटेक्ट में रहने का। इन सबको कुछ भी इशू आता है तो स्क्रम मास्टर विल ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। और इस डेवऑप्स के अंदर फिर अपना आता है सपोर्ट टीम। तो बीइंग अ सपोर्ट टीम यू वुड बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, चेंज मैनेजमेंट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। Clear? Yes guys, समझ में आया ये? ओके सर। ओके। तो सपोर्ट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो सपोर्ट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिस्टम की रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। सो रिलायबिलिटी मतलब एप्लीकेशन जो है रिलायबल होना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब अगर वो एप्लीकेशन किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होता है, मतलब कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट करता है, तो उनका जो इंटीग्रिटी है वो भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये सिस्टम रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम कई सारी चीजें करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग।
सो आप क्या करोगे, टू मेंटेन द रिलायबिलिटी एंड integrity of the application, you will monitor the application health मतलब जो एप्लीकेशन का CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज जो है अंडर थ्रेशोल्ड है या नहीं। देन SLA stands for सर्विस लेवल अग्रीमेंट। तो एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आते हैं तो उस इश्यू को जो है कब सॉल्व करने का, क्या करने का, उसका एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनता है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट बोलता है कि इस टाइप का इशू आया तो इससे बिजनेस इंपैक्ट जो है इसका बहुत ज्यादा है, तो वो वाला इशू जो है मुझे इतने इतने ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व होना चाहिए। अगर दूसरा कोई इशू है जिससे ज्यादा बिजनेस इंपैक्ट नहीं है तो क्लाइंट बोलेगा कि हाँ इसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हो। और कोई माइनर इशू है जिससे कोई बिजनेस इंपैक्ट नहीं है बट आगे जाके वो माइनर इशू मेजर इशू बन सकता है, बट करंटली वो माइनर है तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा एक एग्रीमेंट बनता है तो उसको बोला जाता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। देन SOP, तो SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये SOP मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर एक इशू आया, एप्लीकेशन में कोई एक इशू आया, so to start working on that issue, what steps you need to follow, what kind of checks you need to perform, so all these things are mentioned in SOP document। तो मैं मान लो कि आपके पास एक इशू आया कि एप्लीकेशन इज कंज्यूमिंग हाई मेमोरी, तो हाई मेमोरी वाला एक इशू आया। तो SOP डॉक्यूमेंट में आप उस केस में आप क्या करोगे, SOP डॉक्यूमेंट को आप रेफर करोगे। SOP डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे कि अगर हाई मेमोरी वाला इशू आता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो आपको वहां पे कुछ तो स्टेप्स होंगे कि लॉग इन टू द सर्वर, run the command to check the current memory usage, check what kind of process is consuming more memory, and check whether that process is currently being stuck or not. If it is being stuck, please let's kill that process and restart it, or restart the process. Such kind of instructions would be mentioned in the SOP document। तो एक SOP डॉक्यूमेंट मतलब आपका एक ये गाइड होता है हर एक इशू के लिए। आप जो कोई इशू आता है एप्लीकेशन के अंदर तो उसके ऊपर आप जब काम करना चालू करोगे तो आपका सबसे पहला हेल्प वाला कौन होगा, तो SOP डॉक्यूमेंट होगा। तो आप SOP डॉक्यूमेंट को रेफर करोगे, उसके अंदर जो कोई स्टेप्स मेंशन किए हैं वो स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और उसका जो कोई आउटपुट आता है वो आउटपुट को कैप्चर करोगे। कैप्चर करके आप टिकट्स के लॉग्स में उसको एंटर करोगे। सो दिस इज द SOP डॉक्यूमेंट। So you would be referring SOP document to maintain the system reliability and integrity. Then issue debug, तो obviously कोई इशू आता है और उसका सॉल्यूशन लेट्स से SOP डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है तो आपको डिबग करना पड़ेगा कि जो कोई इशू है तो एग्जैक्टली क्या इशू है। तो आप बेसिकली लॉग्स देखते हो, सर्वर पे लॉग इन करते हो, कुछ कमांड फॉलो करते हो, कुछ क्वेरीज रन करते हो, तो बेसिकली आप डिबगिंग करते हो। तो डिबगिंग भी आपको करना ही पड़ता है। देन इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। सो कोई इशू आता है तो सबसे पहले उसका टिकट बनेगा, इंसिडेंट बनेगा। तो उस इंसिडेंट, तो वंस यू क्रिएट दैट इंसिडेंट देन उसके अंदर फिर आप उसको ट्रैक करते हो। बेसिकली ये इंसिडेंट आया, इतने बजे आया, इतने बजे मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया, ये चेक्स मैंने उसके ऊपर परफॉर्म किए, हर एक चेक्स जो परफॉर्म किए इसके उसके रिलेटेड ये आउटपुट मुझे दिख रहा है अभी, और उससे इश्यू
सॉल्व होता है तो आप टिकट को क्लोज करोगे, नहीं होता है तो फिर आप का जो भी नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपकी एंड से इश्यू सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना रहता है ये आपको पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हो। एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड अंडर इंसिडेंट मैनेजमेंट, so that if any other person refers to this ticket, he or she should know what all steps you have performed. और कई बार ऐसा होता है कि सेम इश्यू बार बार आता है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस इंस्टेंस आप देखोगे कि सेम इश्यू इसके पहले आया था तो उस टाइम आपने क्या फॉलो किया था, तो उसकी हिस्ट्री आपके टिकट में होगी, तो वो आप पुराना टिकट रेफर करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप नए टिकट पे भी काम करते हो, तो उसके लिए इंसिडेंट मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। सो यूड बी डूइंग इंसिडेंट मैनेजमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, तो जब कोई इंसिडेंट आपने सॉल्व किया और उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन का टेस्टिंग करोगे कि जो इश्यू आया था वो एक्चुअल में सॉल्व हुआ, और वो अलर्ट जो है बेसिकली मॉनिटरिंग टूल पे अलर्ट आता है और उसके अलर्ट के अगेंस्ट आप टिकट बनाते हो। तो वंस यू सॉल्व दैट इश्यू, अगेन यू विल रेफर टू द monitoring tool and check whether that particular alert is disappeared or not, तो ये भी आप देख लेते हो। देन चेंज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, तो कई बार आप चेंज मैनेजमेंट का भी पार्ट होते हो। तो चेंज मैनेजमेंट मतलब कुछ एप्लीकेशन के अंदर स्मॉल चेंज किया है डेवलपमेंट टीम ने, तो उस चेंज को आपको क्या करना रहता है, डिप्लॉय करना रहता है। तो डिप्लॉय करते टाइम आप क्या करते हो, तो एप्लीकेशन को आप क्या करते हो, सबसे पहले तो डाउन करना पड़ता है कि लाइव एप्लीकेशन के अंदर आप डायरेक्टली चेंज कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो आपको बेसिकली एप्लीकेशन को डाउन करना पड़ता, उसके रिलेटेड जो कुछ भी डिपेंडेंट एप्लीकेशन है उनको भी डाउन करना पड़ता है। सब डाउन होने के बाद आप उस पर्टिकुलर चेंज को डिप्लॉय करोगे, चेंज डिप्लॉय होने के बाद वापस एप्लीकेशन को अप करोगे और अप करने के बाद देखोगे कि उस चेंज का कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, एप्लीकेशन ठीक से काम कर पा रहा है या नहीं, और वो चेंज जिस किसी पर्पस के लिए किया था वो पर्पस फुलफिल हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें भी आप अंडर चेंज मैनेजमेंट करते हो। और नॉर्मली कोई भी चेंज जो होता है नॉन बिजनेस आवर्स में परफॉर्म किया जाता है। तो नॉन बिजनेस आवर्स मतलब मान लो कि जो कोई एक एप्लीकेशन है उसका यूसेज जो है ज्यादातर पब्लिक जो है दिन में करती है और रात में उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई ज्यादा पब्लिक मतलब ट्रैफिक नहीं रहता बेसिकली, तो चेंजेस जो है हमेशा नॉन बिजनेस आवर्स मतलब रात में होते हैं। और डिपेंड कि वो एप्लीकेशन जो है उनका उनके कस्टमर्स कौन से मतलब कौन से रीजन में से है, तो अगर इंडिया रीजन के कस्टमर्स है उस एप्लीकेशन के तो, और आप इंडिया में ही हो तो आप रात को वो चेंज करोगे। और मान लो कि यूएस का रीजन का एप्लीकेशन है, उसका यूसेज जो है यूएस वाला पब्लिक करता है, तो उस टाइम पे फिर आपका चेंज जो है यहाँ पे मॉर्निंग पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग मतलब यूएस में रात हुआ रहता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन एंड लाइक टाइम, क्या बोलते हैं आप कौन से रीजन का एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली चेंजेस परफॉर्म किए जाते हैं। देन यू वुड बी डूइंग कैपेसिटी प्लानिंग एज वेल। तो कैपेसिटी प्लानिंग मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ठीक से चलने के लिए तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, कितने सीपीयू के कोर लगने वाले हैं, कितना मेमोरी एप्लीकेशन को नॉर्मल आवर्स में एप्लीकेशन रन होने में कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, तो कितना मेमोरी साइज लगने वाला है। डिस्क स्पेस, आपका एप्लीकेशन जो है जो लॉग्स वगैरह जनरेट करता है तो उसके लिए डिस्क स्पेस कितना लगता है, डेटाबेस का स्टोरेज कितना चाहिए, तो बेसिकली
ये सारी जो कैपेसिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, उसका प्लानिंग भी आप करते हो. So the core responsibility is to maintain the system reliability and integrity, and to maintain this, all these things you perform being a part of support team. So this is your core responsibility, and along with this you would be doing some kind of automation. So ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहेंगे, और आप ये स्टेप्स लेते टाइम ही आप एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें से कोई स्टेप हम ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं. तो अगर आपको लगा कि यस, ये जो मैनुअल स्टेप है हम बार बार करते हैं और इसको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका ऑटोमेशन भी कर सकते हो. अगर आपके पास ऑटोमेशन करने के लिए जो कुछ भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज लगता है वो अगर है, so along with performing all these things, you are free to do some automation, some kind of automation, just to make sure that just to avoid the repetitive manual work. So this is the core responsibility of a support engineer. क्लियर है? Yes guys. Good. Okay, let's proceed further. Okay, system reliability मतलब क्या? So online system providing services to the customers needs to be monitored, ensuring product developed for customer is working as expected. तो रिलायबिलिटी मेंटेन करना मतलब जो एप्लीकेशन है जिस पर्पस के लिए बना है उसी पर्पस के लिए वो एप्लीकेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये मेंटेन करना, तो उसको ही बोला जाता है सिस्टम रिलायबिलिटी. Detected issues should be reported immediately. So being a support engineer, if you find some issue in the application, you should report it immediately and you should start working on that issue immediately. How do you know something is not working? तो आपको पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेशन में कुछ तो गड़बड़ है? तो बेसिकली either you will be getting email alert saying that something is wrong in the application, or monitoring dashboard. तो एप्लीकेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए कई सारे मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं. उस टूल के अंदर मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड होगा, तो वो डैशबोर्ड आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हो. वहां पे आपको एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी इशू आता है तो उसके अगेंस्ट वहां पे इवेंट्स दिखते हैं. तो कुछ मेजर इशू आ गया तो वहां पे आपको रेड कलर में बेसिकली इवेंट दिखेगा कि वहां पे इवेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि जो कुछ भी इशू आया है
उसके रिलेटेड वहां पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसका क्रिटिकलिटी मिलेगा। तो बेसिकली ऑन द डैशबोर्ड you will have the health of your application. So this is how you can monitor the system reliability and maintain the system reliability of any application. The next, verticals of monitoring. तो आप क्या क्या मॉनिटर करते हो बेसिकली? तो you would be monitoring security of the application, health of the application, then system health. तो वो एप्लीकेशन जिस किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया गया है उस सिस्टम का हेल्थ भी आप मॉनिटर करते हो, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी मॉनिटर करते हो, एंड ऑब्वियसली हर एक एप्लीकेशन का डेटाबेस होता है तो उस डेटाबेस को भी आप मॉनिटर करते हो. So all these things will be monitored: security, health, functionality, database. All these things are called as verticals of monitoring. तो उसमें से लेट्स से वर्टिकल्स ऑफ मॉनिटर में सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए KPIs क्या है? तो KPI स्टैंड्स फॉर की पैरामीटर इंडिकेटर्स. तो मतलब अगर कोई भी एप्लीकेशन का सिक्योरिटी मॉनिटर करना है तो बेसिकली आपके पैरामीटर्स क्या होंगे, तो उनको बोला जाता है KPI. तो क्या क्या मॉनिटर करते हो आप? अकाउंट्स एंड क्रेडेंशियल्स. तो एप्लीकेशन के अंदर जितने भी अकाउंट्स है, हर एक अकाउंट का कौन कौन से अकाउंट है, वो अकाउंट्स वैलिड है या नहीं, तो हर एक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ये आप मॉनिटर करते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस. तो वो एप्लीकेशन जिस किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंस्टॉल हुआ है, डिप्लॉय किया गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस किसको होना चाहिए. तो कंपनी के अंदर कौन कौन से लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होना चाहिए, तो ये भी उसके अंदर मॉनिटर किया जाता है. फिशिंग अटैक पैटर्न. तो फिशिंग मतलब फिशिंग के मेल्स वगैरह आते रहते हैं कि आपको भी पता है कि आपके भी मेल बॉक्स में कई सारे फिशिंग के मेल्स आते हैं कि कुछ तो आपको उस मेल में लिखा रहता है कि ये अपना हमारा ऑफर है, इसके ऊपर क्लिक करो तो इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा वैसा. कुछ फर्जी मेल रहते हैं बेसिकली. तो ऐसे कुछ अटैक हो रहे हैं तो उसका पैटर्न वगैरह मैच मतलब एनालिसिस करने के लिए ये भी आप एज अ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग उसके अंदर ये भी आप बेसिकली मॉनिटर करते हो. मतलब ये एक पैरामीटर है. देन एक्सेस फ्रॉम अनयूजुअल लोकेशन. तो आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है इंडिया रीजन में और उसका जो यूज है सिर्फ इंडिया रीजन के ही कस्टमर्स करते हैं, बट आप देख रहे हो कि इस एप्लीकेशन को यूएस रीजन से कोई एक्सेस कर रहा है, विच इज नॉट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर. तो ये भी आप मॉनिटर करते हो कि जो एक्सेस हो रहा है एप्लीकेशन पे वो कहाँ से हो रहा है, जिस लोकेशन से होना चाहिए वहां से हो रहा है या किसी अलग जगह से हो रहा है. तो बीइंग अ सिक्योरिटी you will be monitoring these things. Then unauthorized deployment. तो एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय जो है उसका भी अथॉरिटी होगा, मतलब डिप्लॉयमेंट करने का अथॉरिटी एक स्पेसिफिक टीम को होगा. सिर्फ उसी टीम का काम है कि ये डिप्लॉयमेंट इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो कोई डिप्लॉयमेंट है सिर्फ वही टीम करेगा. अगर दूसरा कोई टीम और कोई like a network hacker or something, they try to deploy something on your application, so that will be called as a security breach. So you would be monitoring that as well. Then pattern of APIs access incidents. तो एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए जो कोई API है
तो वो आपको पता है कि हाँ ये मतलब एक पैटर्न होगा, उसी पैटर्न से अगर एक एपीआई एक्सेस हुआ तो दैट वुड बी कॉल्ड एज वैलिड पैटर्न। बट अगर उस पैटर्न के अलावा और कोई पैटर्न एक्सेस मतलब यूज हो रहा है एक्सेस करने के लिए, तो वो देन वो मतलब कुछ रॉन्ग मतलब that would be called as some weird behavior of accessing the application। तो ये भी आप मॉनिटर करते हो। then intrusion attempts। तो intrusion attempt मतलब उसको बोला जाता है DDoS अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करके मतलब सिक्योरिटी का एक ब्रीच मतलब हैक करने का एक टाइप है। तो उसमें क्या किया जाता है, हैकर्स लोग क्या करते हैं, आपके एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो वो दे ट्राई टू एंटर इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, और कहीं से भी अगर उनको एंट्री मिला तो वो लोग क्या करते हैं, हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं। तो मान लो कि आपका जो एप्लीकेशन है एक मिनट में लेट से 1 लाख रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, बट एज ए इंट्रूजन अटेम्प्ट हैकर क्या करेगा, 1 मिनट में वो 1 करोड़ रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन को, यूजिंग सम एल्गोरिदम और समथिंग, यूजिंग सम टूल्स। तो उससे क्या होगा, इतना लोड तो तुम्हारा एप्लीकेशन सह नहीं पाएगा, और बेसिकली होगा क्या, फिर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, और एप्लीकेशन क्रैश हुआ तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे, और आपका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। और हैकर्स लोगों का इंटेंशन वही रहता है, तो उनको बोला जाता है इंट्रूजन अटेम्प्ट्स। तो इंट्रूजन अटेम्प्ट्स अवॉइड करने के लिए आप ये भी, इसको भी आप बेसिकली मॉनिटर करते हो। सो ऑल दीज आर की पैरामीटर्स इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी मॉनिटर। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मतलब करना मतलब क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होती है। हाउ टू मॉनिटर, तो SPI डेटा इंक्रिप्शन। तो SPI स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर जो यूजर्स है उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर स्टोर हो पा रहा है, so you have to make sure that the information is encrypted while storing into the system। then failed login attempt threshold monitoring। तो आप भी देखो, आप नेट बैंकिंग के एप्लीकेशन पे अगर 3 बार फेल्ड अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद आपको ब्लॉक किया जाता है आपके मशीन को। तो वहां पे मैसेज आता है कि यू ऑलरेडी अटेम्प्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम लिमिट आपने ब्रीच किया है, तो आज के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, यू कैन ट्राई आफ्टर 24 आवर्स, ऐसा मैसेज आता है। क्योंकि वो सेंसिटिव एप्लीकेशन होता है नेट बैंकिंग मतलब, और 3 बार आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया तो आपको ब्लॉक किया जाएगा 24 आवर्स के, और 24 आवर्स के बाद ही आप वापस कोशिश कर सकते हो। तो ये क्यों किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब होना चाहिए कि कोई हैकर आपका एप्लीकेशन हैक करने की कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग सम टाइपिंग सम रैंडम पासवर्ड और समथिंग लाइक दैट। तो ये आप मतलब बेसिकली इसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि 3 बार आप कोशिश कर सकते हो, 3 अटेम्प्ट में अगर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे तो आपको बेसिकली ब्लॉक किया जाएगा। जियो लोकेशन मैपिंग फ्रॉम आईपी। तो आईपी से आपको पता चलता है कि आप बेसिकली कहां से एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। तो इंडिया से एप्लीकेशन अगर एक्सेस कर रहे हो तो आपको मतलब यूजिंग द आईपी एड्रेस आपको पता चलता है कि ये आईपी एड्रेस का लोकेशन क्या है, जियो लोकेशन क्या है। तो आपका एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ एक्सेस जो है इंडिया से आना चाहिए, तो आप इंडिया के आईपी वाले को आप अलाउ करोगे। अदर देन इंडिया अगर जियो लोकेशन कुछ अलग आता है तो बेसिकली यू विल ब्लॉक दैट पर्टिकुलर यूजर। देन एरर कोड्स, तो यू विल बी मॉनिटरिंग एरर कोड्स। तो एप्लीकेशन के ऊपर कुछ एरर कोड्स वगैरह दिख रहा है तो
तो आप वो भी मॉनिटर करते हो। देन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मतलब जो वायरस वगैरह उसके जो स्कैनिंग होता है तो उसकी स्कैनिंग करते हो। सो यूजिंग such kind of information basically you monitor the security of any application। और सिक्योरिटी मॉनिटर करने के लिए मार्केट में टूल्स है अवेलेबल। तो कौन कौन से टूल्स है, तो इंट्रूडर नाम का एक टूल है, स्प्लंक नाम का एक टूल है, नेगियस नाम का एक टूल है। सो ऑल दीज टूल्स कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। क्लियर? क्लियर है गाइस? Yes. Sir. ओके, देन सिस्टम हेल्थ मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हो? सो व्हाट आर द की पैरामीटर्स टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एनी सिस्टम एंड हाउ टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एनी सिस्टम? सो की पैरामीटर्स क्या होंगे? तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, सर्वर पिंग टेस्ट, सर्वर लोड एवरेज, फाइल सिस्टम यूसेज, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क बैंडविड्थ यूसेज, देन फायरवॉल। तो सिस्टम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, तो उस सिस्टम का आप सीपीयू यूसेज मॉनिटर करोगे कि वेदर हाउ मच सीपीयू इज बीइंग यूज्ड। सर्वर पिंग टेस्ट आप करते रहते हो कि वेदर सर्वर इज रीचेबल और नॉट। सर्वर लोड एवरेज, सर्वर पे लोड कितना है। फाइल सिस्टम यूसेज, तो सर्वर का जो स्टोरेज है डिस्क स्पेस, तो उसका कितना परसेंट यूज हुआ है। मेमोरी, हाउ मच मेमोरी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। नेटवर्क का बैंडविड्थ, तो वो बैंडविड्थ कितना यूज हो पा रहा है। ऑल दीज आर की पैरामीटर्स टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ सिस्टम। एंड हाउ टू मॉनिटर? सर्वर परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करोगे? तो परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, लोड एवरेज, परसेंटेज ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो आप थ्रेशोल्ड बनाओगे कि सीपीयू या मेमोरी यूसेज अगर 80% से ऊपर होता है तो तुरंत एक ईवे अलर्ट जनरेट करो, और जैसे अलर्ट जनरेट होगा तो उसके ऊपर टिकट बनेगा, और टिकट बनने के बाद आप बेसिकली चेक करोगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो हर एक इनका जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, क्रिटिकल वैल्यू थ्रेशोल्ड, क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू, मेजर थ्रेशोल्ड वैल्यू, माइनर थ्रेशोल्ड वैल्यू, नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेसिस पे फिर मॉनिटर किया जाता है। सर्वर रिस्पांस, अंडर सर्वर रिस्पांस आप क्या चीजें परफॉर्म करते हो? तो पिंग टेस्ट करते रहोगे सर्वर पे, देखोगे कि कोई डेटा पैकेट लॉस तो नहीं हो पा रहा, जितना पैकेट भेजा था उतना ही रिसीव हो पा रहा है या नहीं। परसेंटेज ऑफ फाइल सिस्टम यूज्ड, तो फाइल सिस्टम मतलब तुम्हारा डिस्क स्पेस, तो उसका यूसेज कितना हुआ है। देन नेटवर्क डेटा लॉस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो नेटवर्क के ऊपर अगर कुछ आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो उसके बीच में आपका डेटा लॉस तो नहीं हो पा रहा। फायरवॉल एक्सेस लॉग, so all these things we perform to monitor the health of any system. And to monitor the health, so there are tools available in the market called Nagios, Grafana, Amazon CloudWatch, App Dynamics. So these are the tools available in the market to monitor this health of the system. ठीक है?
Yes, sir. नेक्स्ट है एप्लीकेशन की हेल्थ। तो एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए क्या पैरामीटर्स है और कैसे करते हो? तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स डिफाइन किए होते हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली एप्लीकेशन का हेल्थ मॉनिटर करते हो। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब एक वैल्यू होता है कि हाँ भाई इतना वैल्यू है तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो वैल्यू अगर कम ज्यादा हुआ तो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वही उसको ही बोला जाता है मैट्रिक्स। तो क्या होता है मैट्रिक्स? तो रिस्पॉन्स टाइम, एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? तो वंस यू हिट द यूआरएल विद इन हाउ मेनी सेकेंड्स you are getting response from the application। एप्लीकेशन के ऊपर आप कहीं पे भी क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कितनी देर में मिल रहा है, तो वो रिस्पॉन्स टाइम आप मॉनिटर करते हो। एंड यूजर एक्सपीरियंस, तो एंड यूजर एक्सपीरियंस मतलब आप एज ए यूजर उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो एंड यूजर एक्सपीरियंस मॉनिटर करते हो। देन टाइम कंज्यूमिंग ट्रांजैक्शंस, अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो ज़्यादा टाइम लेता है या फिर टाइम कंज्यूम करता है, तो वो टाइम ऐसे कोई फंक्शनैलिटी है तो उसको आप मॉनिटर करते हो जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। फिर क्रॉस एप्लीकेशन ट्रेसिंग, अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, जैसे कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि बैंकिंग एपीआई गेटवे, तो उसका भी आप ट्रेसिंग करते हो। देन हेल्थ के लिए आप क्या चीजें देखते हो? तो पोर्ट यूआरएल मॉनिटरिंग, यूआरएल या जो पोर्ट नंबर होते हैं उसको आप मॉनिटर करते रहते हो। जीसी गार्बेज कलेक्शन मॉनिटरिंग, तो गार्बेज कलेक्शन जो है ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जो भी अनवांटेड डेटा है वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है या नहीं, तो ये चीज आप बेसिकली परफॉर्म करते हो। और इसके लिए भी टूल्स है जैसे कि Amazon CloudWatch, Grafana, Dynatrace, AppDynamics, Veli. So these are the some tools available in the market to monitor the health of application. The next है एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को मॉनिटर करना। तो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी अगर मॉनिटर करनी है तो उसके क्या मैट्रिक्स होते हैं? तो उसका एक है एप्लीकेशन का मैट्रिक्स, एप्लीकेशन का फ्लो एंड एपीआई रिस्पॉन्स। तो फ्लो मतलब एप्लीकेशन का फ्लो मतलब लेट्स से आपने कहीं पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन जो है कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब जो उसको फ्लो होता है, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो होम पेज पे जाएगा। तो लॉगिन बटन से होम पे पेज एक फ्लो हो गया। होम पेज पे आपने कहीं पे क्लिक किया तो ऑब्वियसली कोई एक दूसरा पेज होगा जहाँ पे वो आपका डाइवर्ट करेगा। so that is nothing but a flow of the application, so whether application is flowing smoothly, तो ये एक पैरामीटर है टू मॉनिटर द फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। देन एपीआई रिस्पॉन्स, तो एपीआई का रिस्पॉन्स मतलब जो जिस किसी फंक्शनैलिटी पे आप परफॉर्म करते हो एप्लीकेशन की, तो उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे आ रहा है, whether you are getting the valid response or you are getting some non-responsive message or something like that, so you'd be monitoring the API response being being monitor the app functionality of application. And how to monitor application flow? मॉनिटर करने के लिए आप बिजनेस लॉजिक देखते हो,
एंड एरर कोड देखते हो। तो बिजनेस लॉजिक में आपको पता रहता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये दिखना चाहिए, इधर क्लिक करने के बाद वहां पे जाना चाहिए। तो फ्लो मॉनिटर करने के लिए बिजनेस लॉजिक रहता है। एंड एरर कोड, तो कहीं पे भी क्लिक करने के बाद क्या स्टेटस कोड आना चाहिए, वेदर यू शुड गेट 200 स्टेटस कोड और अदर देन दिस। तो आप एरर कोड भी मॉनिटर करते हो। एंड एपीआई रिस्पॉन्स के लिए आप रिस्पॉन्स टाइम देखते हो कि कितनी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है। फेलियर रेट क्या है, मतलब फेलियर रेट मतलब विद इन एन आवर आपको कितना फेलियर मैसेज आया और कितना सक्सेस रेट था आपका। तो आप ये फेलियर रेट मॉनिटर करते हो। एंड एनोमली डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन मतलब जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं, या किसी अननोन यूजर से अनऑथराइज्ड जगह से रिक्वेस्ट आ रहा है क्या, तो उसको बोला जाता है एनोमली डिटेक्शन। तो अंडर एपीआई रिस्पॉन्स यू विल बी परफॉर्मिंग दीज मेनी चेक्स। एंड इसके लिए टूल्स है Amazon CloudWatch, Kibana, AppDynamics, Splunk. So all these are tools available in the market to monitor the application functionality. Are you getting? Yes, sir. Okay. Then database monitoring में आप क्या क्या देखते हो? तो रेप्लिकेशन लॉग, डेटाबेस का रेप्लिकेशन होते रहता है। तो एक डेटाबेस का जो डेटा है अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट होता है। तो मतलब मास्टर नोड और स्लेव नोड होता है। तो अगर मास्टर नोड डाउन हुआ तो स्लेव नोड एक्टिव होता है और स्लेव नोड पे वही डेटा रहता है, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट नहीं, आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सेम डेटा आपको अवेलेबल होगा। तो ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या इसमें कुछ लैगिंग है, मतलब लैगिंग मतलब आज का डेटा अभी किसी 2 दिन के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। जो डेटा है तुरंत रेप्लिकेट होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन में कुछ लैगिंग है या नहीं। ओपन कनेक्शन, डेटाबेस के ऊपर कितने ओपन कनेक्शन है, अगर ज्यादा ओपन कनेक्शन होंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा। मतलब डेटाबेस का एक लिमिट होता है कि एट ए टाइम हाउ मेनी रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल बाय द डेटाबेस। तो ओपन कनेक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मॉनिटर करते हो आप। आईऑप्स, तो इनपुट आउटपुट जो है डेटाबेस का कितना है, तो कितना इनपुट आ रहा है कितना आउटपुट जा रहा है, उसका भी एक थ्रेशोल्ड रहता है और लिमिट रहता है कि हाउ मच इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन डेटाबेस कैन हैंडल। तो आईऑप्स भी आप देखते हो। देन एक्सपेंसिव क्वेरीज, ऐसा कोई क्वेरी है जो डेटाबेस के ऊपर रन हो रहा है और वो क्वेरी जो है डेटाबेस के काफी सारे रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रहा है। तो एक्सपेंसिव क्वेरीज आप देखते हो, मॉनिटर करते हो। थ्रूपुट, डेटाबेस का थ्रूपुट क्या है ये आप देखते हो। देन स्पेस यूसेज, डेटाबेस का टोटल स्पेस कितना है, उसमें से अवेलेबल कितना है, यूज्ड कितना है, एम्प्टी कितना है, ये सब आप देखते हो। एंड एरर्स, डेटाबेस के ऊपर कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे। तो ये सारी की पैरामीटर से कोई भी डेटाबेस को अगर मॉनिटर करना है तो। और कैसे मॉनिटर करते हैं, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है तो डेटा रिप्लिकेशन लैग, नंबर ऑफ ओपन कनेक्शंस कितने हैं, आईऑप्स का वैल्यू क्या है, लॉन्ग रनिंग डीबी क्वेरीज, DB throughput, DB storage usage percent, all these are parameters of to monitor the performance of database। and database health के लिए database connection error,
So while connecting to the database, are you getting any error or not? Database VM monitoring. तो database का जो वर्चुअल मशीन है जहाँ पे database इंस्टॉल्ड है, तो उस मशीन को मॉनिटर करना. तो अंडर हेल्थ यू विल बी मॉनिटरिंग दीज थिंग्स. एंड ये सब कुछ मॉनिटर करने के लिए टूल्स क्या क्या है, तो Amazon क्लाउड वॉच, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, Splunk, Nagios. So these are the tools available in the market to monitor the database. क्लियर है? Yes, sir. Okay, so then effective alerting. तो ऑब्वियसली कोई भी चीज आप मॉनिटर करते हो तो उसका फिर उस मॉनिटर करते टाइम अगर कुछ वैल्यू अगर ब्रीच हुआ है, कुछ थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ, तो उसका अलर्ट जनरेट होता है और अलर्ट का फिर टिकट बनता है. तो इफेक्टिव अलर्ट के लिए क्या मतलब, अलर्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं? तो अलर्ट्स प्रोएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं. प्रोएक्टिव मतलब एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ होने के पहले ही आपको पता चलता है कि हाँ आगे जाके एप्लीकेशन में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो उसको बोला जाएगा प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग. रिएक्टिव मतलब कुछ तो इश्यू हो गया है और उसके बाद अलर्ट जनरेट हुआ है, तो उसको बोला जाएगा रिएक्टिव मॉनिटरिंग. तो प्रोएक्टिव में हम क्या देखते हैं, तो ग्रोथ रेट, रिस्पॉन्स टाइम, लीकेज. तो कोई रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यूसली कुछ लीकेज वगैरह दिख रहा है आपको, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम बन सकता है. तो ये चीजें आती है तुम्हारे प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में. और प्रोएक्टिव अलर्ट जो होता है मे और मे नॉट हैव इम्पैक्ट. और तो ऑब्वियसली प्रोएक्टिव है मतलब कुछ इश्यू होने के पहले ही आप उसको मॉनिटर करके ठीक कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पोटेंशियल रिस्क होता है. मतलब पोटेंशियल रिस्क मतलब जो कोई अलर्ट जनरेट हुआ है, even though as of now it is not impacting on the application, but it has a potential risk of impacting the application. तो प्रोएक्टिव अलर्ट जो है इसका पोटेंशियल रिस्क होता है कि आगे जाके एप्लीकेशन पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है. और रिएक्टिव में मतलब जब इश्यू आता है उसके बाद ही अलर्ट जनरेट होता है. तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में डैमेज इज कॉज्ड, मतलब ऑब्वियसली इश्यू होने के बाद अलर्ट आया है तो कुछ ना कुछ डैमेज उस एप्लीकेशन के ऊपर हुआ है. तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में डैमेज तो ऑलरेडी हुआ होता है, और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में फिलहाल अभी के लिए नहीं होता, बट आगे जाके चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ डैमेज कर पाएगा. सो अलर्ट जो है हमेशा दो तरीके से मॉनिटर किए जाते हैं, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग. सो पावरफुल अलर्ट मैनेजमेंट. तो अलर्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें हैं जो काम आती है, जैसे कि अलर्ट पैरामीटर. तो कोई भी चीज मॉनिटर करने के लिए, अलर्ट जनरेट करने के लिए क्या पैरामीटर्स है, उस अलर्ट का सीवियरिटी क्या है, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, नॉर्मल, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो. तो अलर्ट का सीवियरिटी डिफाइन किया रहता है, अलर्ट के पैरामीटर्स डिफाइन किए रहते हैं, और अलर्ट का थ्रेशोल्ड रहता है कि थ्रेशोल्ड ब्रीच होने के बाद ही अलर्ट जनरेट होता है. तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किए होते हैं. फ्रीक्वेंसी, और जो कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू ब्रीच हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने हर टाइम में ब्रीच हो रहा है वो,
तो उसका फ्रीक्वेंसी मॉनिटर किया जाता है। अलर्ट रेसिपिएंट, वंस द अलर्ट इज जनरेटेड, तो वो अलर्ट किसको जाना चाहिए, कौन कौन से मतलब लोगों को इन्फॉर्म होना चाहिए। तो अलर्ट रेसिपिएंट मतलब once the alert gets generated, how many people should be notified, and SOP standard operating procedure, तो कोई एक अलर्ट आता है तो उस अलर्ट को ऊपर, उस अलर्ट के ऊपर काम करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है या नहीं। तो ये सब पैरामीटर्स है फॉर द पावरफुल अलर्ट मैनेजमेंट। आपके पास SOP होना चाहिए, आपके पास अलर्ट रेसिपिएंट्स होने चाहिए कि कौन 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 से लोग को नोटिफाई किया जाए। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने फ्रीक्वेंसी में अलर्ट आ रहा है तो इसके ऊपर काम करना है नहीं करना है। थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए, अलर्ट का सिवेरिटी ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए, अलर्ट के पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन होने चाहिए। So this is powerful alert management. Severity and SLA, तो severity and SLA जो स्टैंडर्ड लेवल अग्रीमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली ये सब चीजें डिपेंड होती है तुम्हारे बिजनेस के इम्पैक्ट पे। कोई भी इशू बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसके ऊपर उस इशू का सिवेरिटी डिफाइन होगा और सिवेरिटी के बेसिस पे तुम्हारा SLA डिफाइन होगा। तो बिजनेस इम्पैक्ट अगर सिवेरिटी 1 वाला इशू है तो बिजनेस इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसका क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट विथ वेरी हाई इम्पैक्ट। वेरी हाई इम्पैक्ट है तो उसका सिवेरिटी होगा हमेशा 1। सिवेरिटी 2 जो है मेजर इंसिडेंट विथ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यस मतलब इम्पैक्ट तो हो रहा है सिग्निफिकेंट, तो वो है तुम्हारा सिवेरिटी 2। माइनर टू लो इम्पैक्ट है तो उसका सिवेरिटी होगा 3, एंड लो और नो इम्पैक्ट तो उसका सिवेरिटी होगा 4 एंड बिलो। तो MTTA अगर सिवेरिटी 1 इशू है तो उसका MTTA क्या है एंड MTTR। तो MTTA स्टैंड्स फॉर मीन टाइम टू एक्नॉलेज। अगर सिवेरिटी 1 वाला इशू आता है तो उसको कितनी देर में एक्नॉलेज करना है आपको, एंड MTTR मतलब मीन टाइम टू रिजॉल्व। अगर सिवेरिटी 1 का इशू आता है तो उसको कितने टाइम में रिजॉल्व करना है आपको, तो उसको बोला जाएगा MTTR। तो ऑब्वियसली सिवेरिटी 1 है तो बहुत ही क्रिटिकल है तो उसका MTTA भी मिनट्स में होता है, MTTR भी मिनट्स में होता है। और अप टाइम, तो अप टाइम मतलब कितने टाइम में उसको आपको अप करना है। जो एप्लीकेशन का फंक्शनलिटी है जो डाउन हुआ है जिसकी वजह से इशू आया है सिवेरिटी 1 का, उसको कितने टाइम में अप करना है आपको, वो भी आपको मिनट्स में होता है। तो सिवेरिटी 1 इशू आ गया तो मान लो MTT जो है वो हमेशा होता है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर आपको उसको एक्नॉलेज करना रहता है, यस आई हैव सीन दिस इशू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इशू, तो जिसको बोला जाएगा एक्नॉलेजमेंट। और MTTR होता है हमेशा मतलब ज्यादातर 15 मिनट्स। तो सिवेरिटी अगर 1 है तो आपको 15 मिनट्स के अंदर उस इशू को सॉल्व करना ही पड़ता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है ज्यादा है। और ऑब्वियसली अब टाइम भी 15 मिनट्स का ही होगा, 15 मिनट के अंदर उसको आपको अप करना पड़ेगा। सिवेरिटी 2 में MTTT है मिनट्स में, MTTR है आवर्स, और अप टाइम भी होता है आवर्स में। मतलब ज्यादातर MTTT जो है 15 मिनट्स होगा, 15 मिनट्स के अंदर आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है ये इशू को। और 4 आवर्स नहीं हाफ एन आवर के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ता है, एंड वही अप टाइम भी हाफ एन आवर के अंदर आपको अप करना पड़ेगा। माइनर के लिए MTTT होगा हाफ एन आवर, MTTR हो ज्यादातर होता है 4 आवर्स, और ये 4 आवर्स। लो और नो इम्पैक्ट इसको आप 1 घंटे के अंदर एक्नॉलेज कर सकते हो,
और 1 या 2 दिन के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जितना सिवेरिटी बढ़ा उतना जितना बिजनेस का इम्पैक्ट बढ़ा उतना उस इशू का सिवेरिटी बढ़ा, और जितना बिजनेस का इम्पैक्ट लो है तो उस इशू का सिवेरिटी भी लो होगा। तो कोई भी इशू की सिवेरिटी बिजनेस इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ऐसा कोई इशू है जिससे बिजनेस पे मतलब रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है बट कुछ टाइम के लिए वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है तो उसका सिवेरिटी थोड़ा कम होगा, और सिवेरिटी के हिसाब से फिर आप जो है उसके ऊपर काम करते हो। 2x 3x फायदे भेटतात. नॉर्मल आपल्याला खाण्यापेक्षा आमदनी करताय. रसायन म्हणलं की ये क्लियर है सिवेरिटी एंड SLA? Yes, sir. ओके। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? So the purpose of the incident management process is to restore normal service operation as quickly as possible and minimize the adverse impact on business operations, ensuring that agreed levels of service quality are maintained. तो इन शॉर्ट वही है, कुछ अगर गड़बड़ होता है एप्लीकेशन के अंदर तो उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सॉल्व करो और एप्लीकेशन को अप करो। तो हाउ टू अचीव दैट? तो अलर्ट, तो ऑब्वियसली इंसिडेंट कब आता है तो कोई भी अलर्ट जनरेट होता है टूल पे तो उसका इंसिडेंट बनता है। तो अलर्ट को आप एक्नॉलेज करते हो तुरंत। आइडेंटिफाई द सिवियरिटी ऑफ अलर्ट, तो अलर्ट के डिस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली इशू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका सिवियरिटी आइडेंटिफाई करोगे, क्रिटिकल है, मेजर है या माइनर है। और once you identify severity you basically follow the standard operating procedure document where you have the instructions to follow, like कोई एक इशू आता है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। आप बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट करते हो कि इस इशू का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एस्केलेट इशू टू अप्रोप्रिएट टीम और पर्सन, अगर आपकी एंड से कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा इशू तो उसको आप एस्केलेट करोगे आगे वाली टीम को। नोटिफिकेशन ऑफ इशू टू स्टेक होल्डर्स, अगर क्रिटिकल इशू है तो आपको स्टेक होल्डर्स को भी नोटिफाई करना पड़ता है। स्टेक होल्डर्स मतलब तुम्हारा क्लाइंट होता है बेसिकली। तो अगर एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्रिटिकल इशू आया है तो आप क्लाइंट को भी इंफॉर्म करते हो कि हाँ ऐसा ऐसा इशू इस एप्लीकेशन के अंदर हमें आया है एंड यू गाइज आर स्टार्टेड वर्किंग, तो ये आप नोटिफाई करना पड़ता है क्लाइंट को भी। तो ये सब एकदम क्विक में मतलब डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी और द बिजनेस इम्पैक्ट यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। देन ये हो गया इंसिडेंट मैनेजमेंट। देन चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो रिव्यू द चेंज डॉक्यूमेंट। तो कोई भी चेंज एप्लीकेशन के ऊपर करने वाला है तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है कि क्या चेंज करने वाले हैं, कहाँ पे चेंज करने वाले हैं, उससे क्या मतलब ये चेंज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, चेंज कंप्लीट होने के बाद आपके एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, तो इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो इसको रिव्यू करना। लिस्ट डाउन द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, तो ये चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। देन ये सब बनने के बाद उस चेंज को आप सबमिट करोगे, सबमिट दी चेंज रिक्वेस्ट। कब करने वाले हैं, आपका ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम लगने वाला है ये चेंज कंप्लीट होने में, ये सब डॉक्यूमेंट बना के आप चेंज रिक्वेस्ट सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद बेसिकली अप्रूवल मिलता है आपको। तो
क्लाइंट से अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई ये तुम चेंज कर सकते हो। देन सेंड हेड्स अप नोटिफिकेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो आप स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हो कि ऐसा ऐसा चेंज हम एप्लीकेशन के ऊपर करने वाले हैं। देन डिप्लॉय द चेंज एज पर प्लान, वंस यू गेट द अप्रूवल आप उस चेंज को डिप्लॉय करते हो। देन कोऑर्डिनेशन फॉर पीवीटी एंड गेट साइन ऑफ, तो वंस यू डिप्लॉय द चेंज तो you have to get the sign off, like whether that change got successfully deployed or not, तो आप sign off लेते हो and then send out deployment completion notification across the team। तो आपने deployment अगर successfully हो गया आपका तो आप नोटिफिकेशन भेजते होते हो जितने भी रिलेटेड टीम्स है, लोग जितने भी सारे लोग हैं उनको एक नोटिफाई करते हो कि यस वी आर डन विद द चेंज। तो चेंज मैनेजमेंट में बेसिकली ये सारी चीजें होती है। ठीक है, so let's summarize whatever we have covered until now। तो हमने देखा कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में जो है टीम स्ट्रक्चर क्या होता है, देन बीइंग अ सपोर्ट इंजीनियर तुम्हारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बीइंग अ सपोर्ट इंजीनियर आप बेसिकली एप्लीकेशन का हेल्थ मॉनिटर करते हो, उस हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए आपके पास SLA होते हैं, एक SOP डॉक्यूमेंट होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट करते हो आप, चेंज मैनेजमेंट करते हो, कैपेसिटी का प्लानिंग करते हो, और ये मॉनिटर करने के लिए आपके पास सिवियरिटी एंड SLA है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हो। इफेक्टिव अलर्टिंग आप क्या बोलते हैं डिफाइन करते हो, और वर्टिकल्स ऑफ मॉनिटरिंग। तो आप मॉनिटरिंग करने के अंदर मतलब मॉनिटर करना मतलब क्या क्या चीजें मॉनिटर करना, तो सिक्योरिटी मॉनिटर करना, सिस्टम का हेल्थ, सिस्टम का एप्लीकेशन का हेल्थ, एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी, डेटाबेस, ये सब चीजें आप मॉनिटर करते हो। तो एज अ सपोर्ट इंजीनियर आपको इन शॉर्ट ये प्रोफाइल है, मतलब आप ये सब कुछ चीजें करते हो। क्लियर है? Yes, sir. So that's all from my side for today's session. Anybody would like to ask anything? All right then. Thank you guys. Thank you for Thank you, your sir. time. Have a great day. Thank you.